पावन एवं सम्राट अशोक के राजवंश का भी हिस्सा रहा है। वहीं सहसवान की धरती परिसौता भी पावन पवित्र स्थल है और साथ ही साथ 138 किलोमीटर मां गंगा का आंचल जो बदायूं को छूता हुआ जाता है। ऐसे पावन गंगा जमुनी तहजीब वाले बदायूं में अपने सांसद बनने के बाद प्रथम आगमन पर मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जनपद में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। अपने समस्त जनप्रतिनिधियों, जनपद के देवतुल्य जनता व भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। निश्चित तौर पर आपके कुशल नेतृत्व में यह प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वह आगे बढ़ता रहेगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करते हुए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक आपके द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा करके लाभ मिलता रहेगा। मैं 2 लाइनों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती हूं। मजलूमों के मसीहा हो, मजलूमों के मसीहा हो, बेसहारों का सहारा हो, बेरहम तपती धूप में संजर की शीतल छाया हो। आपकी तारीफ में कहने को शब्द कहां से लाए हम। आप तूफानों में कश्ती हो, डूबतों का किनारा हो। इसी के साथ साथ गांव से गिराओं से उनके मनोभाव को साकार करती हूँ। सभी ग्रामीण भाइयों को मैं अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। प्रखर राष्ट्रवादी नेता, जननायक, युग प्रवर्तक, विकास के मार्गदर्शक, मानव मूल्यों के प्रणेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए राष्ट्र को समर्पित इस तपस्वी का, जिन्होंने अपनी ईमानदार सोच और दमदार कार्यों से प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। महोदय, जनपद बदायूं का जन जन आज आह्लादित है, उत्साहित है। प्रदेश के मुखिया जिनके मार्गदर्शन में जनपद बदायूं विकास की गंगा में गोते लगा रहा है और गत 4.5 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए नए आयाम स्थापित कर रहा है। माननीय आज स्वयं विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए पधारे हैं और शुभ कार्यों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करना हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। मैं सम्मान के साथ निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं गणमान्य मंचासीन अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। जी हाँ, दीप प्रज्वलन हमारी भारतीय परंपरा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमस्तुते। दीप प्रज्वलन में आप सहयोग कर सकते हैं अपनी करतल ध्वनि से। ये दीप है आशाओं का, उम्मीदों का। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की उद्घोषणा की गई है। हमारी एक और सांस्कृतिक परंपरा अतिथि देवो भव, जिसका निर्वहन करने के लिए मैं निवेदन करती हूं मंडलायुक्त श्री आर रमेश जी और अपर पुलिस महानिदेशक श्री अविनाश चंद्र जी से कि स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्री राम जी की प्रतिमा भेंट करते हुए बेहद हम
हर्षित हैं, उल्लासित हैं। माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय जिला प्रभारी एवं माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जाना है। सभी को मैं आमंत्रित करती हूं कि अभिनंदन करें यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का इस माला के द्वारा और प्रतीक चिन्ह भेंट करके। आप सहयोग कर सकते हैं अपनी तालियों से इस अभिनंदन में। इसके बाद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य माननीय सांसद बदायूं द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं निवेदन करती हूं। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। और इसके बाद मैं निवेदन करती हूं माननीय जिलाध्यक्ष जी और समस्त विधायक गणों के द्वारा कि वो प्रतीक चिन्ह भेंट करें अपने जननायक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को। यह अभिनंदन का क्रम है। आपकी तालियां बताएंगी कि कितना सम्मान करते हैं आप। और इसके पश्चात मैं निवेदन करती हूं माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राजीव कुमार गुप्ता जी से। माननीय राज्य मंत्री शहरी विकास, शहरी समग्र विकास एवं गरीबी उन्मूलन श्री महेश चंद्र गुप्ता जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं सादर आमंत्रित करती हूं महोदय आपको संबोधन के लिए। आज के इस विशाल भव्य और दिव्य कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि, इस देश की सबसे बड़े आबादी वाले राज्य और जो भारत देश का हृदय कहा जाता है, ऐसे उत्तर प्रदेश की विश्व में पहचान बनाने वाले आज के हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं आज के विशिष्ट अतिथि हमारे भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं, ऐसे हमारे माननीय BL वर्मा जी, हमारी लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव जी, सभी हमारे सम्मानित विधायकगण एवं सम्मानित मेरे बुजुर्गों व साथियों, आज मैं इस बदायूं जनपद में और 1 से 13 विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। ये ऐसी विधानसभा है कि 1967 में हमारे ब्लॉक प्रमुख सुभाष गुप्ता जी के बाबा, जिले के उपाध्यक्ष उनके बाबा श्री असरबीलाल गुप्त ने 1967 में ये विजय प्राप्त की थी, जो मेरे ताऊ भी लगते थे। लेकिन आज हमको लगता है आपके नेतृत्व में ये 1 से 13 विधानसभा शेषवान कमल खिलाएगी, विजयी होगी, विजयी होगी। भाइयों, जो हम बोलते हैं इसी ब्रह्मांड में गूंजता है। आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के कार्य हैं, देश के अंदर माननीय मोदी जी के कार्य हैं, उनसे ये लगता है अब हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। बताइए, अब आपको लगता है नहीं लगता है कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा? हाथ उठा के बताओ, लगता है? लगता है। जब लगता है तो इतनी जोर से भारत मां की जय बोलो, इतनी जोर से बोलोगे उतनी जल्दी ये हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। तो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, और आप सबकी भी जय। आप सबकी जय होगी, सबकी, तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और आप सबकी जय होगी तभी हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी की इच्छाएं
पूरी होंगी, पूरी होंगी। ऐसे आपके शासन से पहले पिछली सरकारों ने जिस प्रकार प्रदेश का माहौल खराब था, इस प्रदेश के अंदर भय व्याप्त था, भ्रष्टाचार व्याप्त था, गुंडा व्याप्त था, लूट अपहरण डकैती आम बात थी, उसका तांडव था। लेकिन जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, तब से भय खत्म, गुंडा खत्म, लूट अपहरण सब खत्म। जब से आपने सरकार संभाली है, इस सरकार के कार्यों से किसानों को, नौजवानों को और माताएं बहनें सबके लिए आज प्रदेश की जितनी भी योजना है, उन सब का हर तबके का, हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी पर मैं केवल एक शब्द, एक बात कहकर अपनी बात को विराम करूंगा। एक शिष्य ने कहा, स्वामी जी हमारा भारत विश्व गुरु था, हमारा भारत विश्व शिखर पर था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, हमारे भारत के पीछे संसार चलता था, भारत की बात संसार मानता था। वो दिन कब आएगा जब हमारा भारत विश्व शिखर पर होगा? तो स्वामी जी ने कहा, मैं इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूं। तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगे, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर आ जाएगा। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कोरोना काल में स्वयं संकट में रहते हुए किस प्रकार से पीछे भी कार्यकाल में आपके पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। क्यों? कि जो वैश्विक महामारी मेरे प्रदेश पे है, इसकी मुझ पे जिम्मेदारी है, मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है। आज हम देखते हैं विश्व के अंदर, देश के अंदर अगर कहीं कोरोना खत्म हुआ है, कोरोना को कंट्रोल कर लिया, तो ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनकी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खुले मंच से तारीफ करते हैं और कहते हैं, अगर देश में किसी ने अच्छा काम किया है तो वो है प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऐसे मैं समर्पण, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, और जिन्होंने प्रदेश में सब रंग खुशहाली ला दी है। मुझे वैसे तो मालूम नहीं मेरी कितनी उम्र है, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री का मेरा सब कुछ समर्पण है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता एवं पूर्वोत्तर विकास श्री BL शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति यहाँ है। मैं उनके व्यक्तित्व को नमन करते हुए सादर आमंत्रित करती हूँ महोदय। एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज इस सेसवान में विशाल इस लाभार्थी और इस जनता के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तेजस्वी, जिन्होंने 4.5 वर्षों में विकास के रूप में कायाकल्प करने का काम किया है, गुंडे और माफियाओं को उनके घर में कैद रहने का जो काम किया है, ऐसे तेजस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय रजनीकांत माहेश्वरी जी, उत्तर प्रदेश की सरकार में लोकप्रिय राज्य मंत्री आदरणीय महेश चंद्र गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय छत्रपाल सिंह गंगवार जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद आदरणीय बहन डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, यहाँ की जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव जी, हमारे यहाँ के प्रभारी आदरणीय राकेश नवा जी, जिला अध्यक्ष हमारे कर्मठ जुझारू युवा भाई राजीव गुप्ता जी, हमारे सभी सम्मानित विधायक आदरणीय राजीव कुमार सिंह जी, आदरणीय धर्मेंद्र साकी जी, आदरणीय कुशाग्र सागर जी, आदरणीय RK शर्मा जी और आदरणीय अजीत यादव जी
और मेरे सम्मानित अधिकारीगण और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिले के, मंडल के, सेक्टर के, मोर्चों के सभी पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए सभी लाभार्थीगण, अन्य मेरे कार्यकर्ता और बहन और भाइयों, सबसे पहले बदायूं की सरजमी पर, सेसवान की सरजमी पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अब मैं अपनी ओर से, इस मंच की ओर से और आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इस मंच को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलना है, इसलिए बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन सम्मानित बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं, आज बदायूं की जनता के आशीर्वाद से, भाजपा के कार्यकर्ताओं के मेहनत के परिणाम से भारतीय जनता पार्टी के 6 में से 5 विधायक हैं। हम यहां पर 2 सांसद हैं, धर्मेंद्र कश्यप जी और संघमित्रा जी, और माननीय मुख्यमंत्री जो पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से एक तीसरा सांसद मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी राज्यसभा के रूप में देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में अगर इस बदायूं की सरजमी से शायद पहली बार किसी के लिए केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का काम किया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रदेश और देश के अपने नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमने 2017 में 6 में से 5 विधायक जीते। जिला पंचायत का चुनाव आया तो हमने जिला पंचायत का अध्यक्ष भी अपना बनाया। 2019 में हमने अपने लोकसभा की सांसद बनाने का काम किया, और जब ब्लॉक प्रमुख का नंबर आया तो बदायूं जिले के अंदर सभी के सभी ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के पहली बार यहां बनने का काम हुआ है। मैं कह सकता हूं 2017 से पहले सेसवान विधानसभा क्षेत्र की स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ और प्रकार की थी। जितना उत्पीड़न, जितना संघर्ष यहां की जनता ने किया है, मुझे लगता है इतना उत्पीड़न बदायूं या कहीं प्रदेश में दूसरा नहीं हुआ होगा। जिस तरह से यहां पर घटनाएं घटित होती थी, पूरे प्रदेश में जिस तरह से गुंडा राज्य था, भ्रष्टाचार था, जंगल राज्य था, लेकिन सेसवान में तो उसकी सीमा भी पार हो गई थी। और एक घटना बता करके मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं। सेसवान में सिठोलिया पुख्ता गांव में एक वीरसाय नगला गांव पड़ता था। वहां पर यहां के समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उस गांव को पूरा उजाड़ दिया था, उस गांव को उखाड़ दिया था। उस गांव के डल्ला, बैल, उनका अनाज, उनके बर्तन, उनके जेवर और उनके यहां तक नल तक उखाड़ के वो ले गए थे, केवाड़े उखाड़ ले गए थे। लेकिन हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, हमारे उस समय के विरोधी दल के नेता थे माननीय लालजी टंडन, प्रदेश ने वहां से टीम भेजी और यहां से हम जाकर गए तो जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी के बल पर प्रशासन ने उस गांव को बसाने का काम यहां पर किया था। इस प्रकार की उत्पीड़न की घटनाएं सुनी है, लेकिन चूंकि मैं बहुत ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, प्रदेश सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस तरह से नीचे तक हमने घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम किया है, इससे पहले कभी किसी ने सपने में सोचा भी नहीं था। कभी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय राजीव गांधी, वो कहते थे कि दिल्ली से हम 100 रुपया भेजते हैं और पहुंचते पहुंचते गरीब के खाते में अंतिम छोर पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इस मंच के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने जनधन खातों के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से, जहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं को भी पूरा के पूरा पहुंचाने का काम किया, उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सारी योजनाओं को नीचे तक, घर घर तक और डीबीटी के माध्यम से एक एक पैसा पहुंचाने का काम किया। जब मैं किसानों से पूछता हूं, अगर किसान सम्मान निधि 2000 रुपए आती है, किसी को 999 रुपए नहीं आए होंगे, पूरे के पूरे 2000 रुपए आए होंगे। इस प्रकार से अगर योजनाओं की मैं चर्चा करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने सारी योजनाएं प्रदेश की और केंद्र की जो हमारी चल रही है, इन फ्लैक्सी के माध्यम से आपको दिखाने का काम किया है, मुझे लगता है आपको देख करके जाना चाहिए। लेकिन 2014 में जिस तरह से हमारा विजय का अभियान शुरू हुआ, उस समय 2014 में
हमने बड़ी संख्या में सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार केंद्र में बनाने का काम किया था। लेकिन जिस समय 2017 का चुनाव आया तो चिंता होने लगी समाजवादी पार्टी को, तो उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस से मिलने का काम किया और मिलने के बाद भी चुनाव जब लड़ने का नंबर आया तो प्रदेश का नेतृत्व कहता था हमारा 265 प्लस। एक नारा हमारे यहां से चला था और हमारे यहां से नहीं चला था, ये जनता का नारा था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और वो आपने उस गुंडा राज भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंक दिया और भाजपा की सरकार को बनाने का काम किया। और मैं कह सकता हूं, हम कहते थे, हमारे प्रदेश के नेता कहते थे 265 प्लस, लेकिन हमारा नीचे का कार्यकर्ता और नीचे की हमारी बूथ की जनता कहती थी अब की बार 300 पार। और 300 पार करके प्रदेश नेतृत्व की बात को ऊंचा करके और 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था। और इतना ही नहीं, अब मैं कह सकता हूं कि जब 2019 का चुनाव आता है उस समय समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे, 400 से ज्यादा जीतेंगे, इसी तरह से उन्होंने कहा था 2019 में हम 80 में से 80 जीतेंगे। लेकिन प्रदेश की महान जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया। उनको अपना हश्र मालूम है कि 80 में से 64 सीटें भाजपा ने जीती, बाकी में सबने बंटवारा करने का काम किया। और इसी प्रकार से जो 2022 का चुनाव आ रहा है, हम कह सकते हैं कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों सरकारें जिस तरह से हमारी काम कर रही हैं और दोनों सरकारों के ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के जो नीचे तक काम जा रहे हैं, तो 2022 का चुनाव भी हमने तय किया है कि हम 325 को भी इस बार पार करेंगे। और 51% वोट मिला था 2019 में, हम कह सकते हैं 51% से भी बढ़ा करके इस बार हमको 60% वोट करना है। और 60% जब वोट होगा तो हमारा नारा होगा कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। मैं नारा दूंगा 100 में 60, 100 में 60, बाकी में। तो आने वाले 2022 के चुनाव में हम 325 को भी पार करके और हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, महाराज जी ने जिस तरह से प्रदेश में काम किया है, भाजपा के कार्यकर्ता जनता नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री को सुनना है। मैं आप सबका एक बार फिर आभार व्यक्त करते हुए आप सबको इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आपको बधाई देता हुआ और माननीय इस मंच को आशीर्वाद दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है, इसी प्रकार का आशीर्वाद 2022 के चुनाव तक आपका बना रहे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज 1328 करोड़ लागत से तैयार की गई 359 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जाना है। मैं ससम्मान निवेदन करती हूं महोदय कि बटन दबाकर इन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। और अब बटन दबाते ही ये पर्दे हट रहे हैं। ये है विकास की गंगा जो जनपद बदायूं में अविरल निर्बाध गति से बह रही है। ये आपके सपनों के प्रतिफल हैं और इसी समय शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभांश एवं प्रमाण पत्र वितरित किए जाने हैं। इनमें सबसे पहले मैं आवाज दे रही हूं जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन विभाग से जितेंद्र कुमार को, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप ये चेक आप उनको भेंट करें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख धनराशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। अगला विभाग पंचायती राज विभाग, कविता, उनको नियुक्ति पत्र भेंट किया जा रहा है पंचायत सहायक की नियुक्ति का। अगला नाम सविता, आपको भी पंचायत सहायक का नियुक्ति पत्र भेंट किया जा रहा है। जिला प्रवेशन विभाग से अंशिका गुप्ता, आपको कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 5000 धनराशि स्नातक में प्रवेश हेतु हस्तांतरित किया गया है। NRLM से छाया सिंह,
आपको 657 लाख रुपए की बैंक क्रेडिट लिमिट भेंट की जा रही है। डूडा से द्रोपा देवी, आपको अपने सपनों के घर की चाबी 2.5 लाख रुपए अनुदान राशि अभी प्रदान की गई है। खाद्य एवं रसद विभाग से वीरवती, आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तालियां बजनी चाहिए आपकी ओर से। ये लाभार्थियों को प्रत्येक विभाग से प्रतीकात्मक रूप से एक एक को बुलाया है। खाद्य ग्रामोद्योग विभाग से ब्रजपाल जी, माटी कला योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक चाक का प्रमाण पत्र आपको दिया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से नेहा मौर्य, आपको नियुक्ति पत्र सेवा योजना के लिए दिया गया है। कृषि विभाग से विजयपाल सिंह जी, आपको सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए चाबी भेंट की गई। और इसी क्रम में राजेंद्र कुमार शर्मा, आपको कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए चाबी प्रदान की गई है। प्रांतीय रक्षक दल से राधा, आपको प्रोत्साहन सामग्री किट का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और स्वास्थ्य विभाग से आदेश चंद्र सक्सेना, आपको गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद ये तमाम लाभार्थी यहाँ सामने एकत्रित हैं। मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि एक ग्रुप फोटो, ये तमाम लाभार्थी यहाँ नीचे एकत्रित हैं, उनके साथ ये 11 विभाग के लाभार्थी हैं जिनको यहाँ पर अभी लाभ और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश के बहुआयामी विकास की गूंज दूर दूर तक चर्चा का विषय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए विकास की गंगा प्रत्येक धर्म, वर्ग, जाति और संप्रदाय की सीमाओं को लांघकर अविरल बह रही है। सबका साथ और सबका विकास नीति के अनुपालन को उच्चतम सीमा तक ले जाकर प्रतिस्थापित करने वाला एक ही अद्वितीय व्यक्तित्व है। जी हाँ, कर्मठता और निष्ठा से अभिसिंचित मानवता के समूचे मानकों की प्रतिस्थापना हेतु संकल्पबद्ध, जिनका व्यक्तित्व शोध का विषय है, ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी नेता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, जिनके आगमन और सत सानिध्य से बदायूं की भूमि धन्य हो गई है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे प्रणामों का श्रद्धा चंदन स्वीकार करें और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए युग प्रवर्तक, जननायक का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद बदायूं के इस सहेसवान विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित केंद्रीय सहकारिता और पूर्वोत्तर राज्य विकास से जुड़े हुए राज्य मंत्री माननीय श्री BL वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री महेश चंद्र गुप्ता जी, श्री छत्रपाल सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, माननीय विधायकगण श्री राजीव कुमार सिंह जी, श्री धर्मेंद्र साक्य जी, श्री RK शर्मा जी, श्री कुशाग्र सागर जी, भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश के मंत्री श्री डीपी भारती जी, जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता जी, राकेश मिश्रा जी, भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित जनपद बदायूं और सहसवान विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, प्रातःकालीन सत्र में इतने बड़े पैमाने पर आप सबकी उपस्थिति यह हम सबको आह्लादित करता है। मैं इस अवसर पर आप सभी की इस उपस्थिति के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और एक साथ लगभग 1400 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज यहां लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए जनपद बदायूं से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और संपूर्ण बदायूं वासियों को इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की संख्या 50 है, जिनकी लागत है लगभग 1118 करोड़ रुपए और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की संख्या है 146 और जिन पर पैसा खर्च होगा 211 करोड़ रुपए। विकास की ये परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से हों, कार्य के मानक की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखते हुए हों, यह प्रदेश सरकार की पहले दिन से मंशा रही है। प्रदेश के अंदर एक विकास का माहौल हो, क्योंकि ये भौतिक विकास के कार्य ही प्रदेश के आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन का कारक बनेंगे। इस विश्वास के साथ जब मार्च 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, तो प्रदेश के अंदर विकास की सोच को जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सके, उस सोच को आगे बढ़ाने का जो कार्य आगे बढ़ाया गया, आज भाइयों बहनों उसका परिणाम है कि 2017 के पहले जब केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी सर्वे को विकास से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए किसी भी सर्वे को जब प्रसारित किया जाता था तो उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से, इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से और प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा तीव्र गति से उन कार्यों को आगे बढ़ाने के कारण भारत सरकार का कोई भी सर्वे आता है और उसमें चाहे वह विकास से जुड़े हुए हों, लोक कल्याण से जुड़े हुए हों, उन सभी सर्वे में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 या नंबर 2 पर आता है। यह उत्तर प्रदेश की बदली हुई उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो देश के सामने जिस उम्मीद के साथ, जिस अपेक्षा के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों के रूप में खड़ा करने का एक सपना देखा था, वह सपना उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करके दिखाया है। और यही कारण है कि विकास की जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं, उनका लोकार्पण करने के लिए भी हम लोग स्वयं आते हैं, हमारा जनप्रतिनिधि स्वयं आता है। आज यहां पर 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम इस बात की गवाही दे रहा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी?
2017 के पहले उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था, हर तीसरे दिन तो दंगे होते थे। कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो सकता था। अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था का तांडव था, और साथ साथ जब पूरे प्रदेश के अंदर बेटियां और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, कोई व्यक्ति पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे मालूम है कि जब वो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है तो उसकी पूंजी प्रदेश के अंदर कैसे सुरक्षित हो पाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर ये बदले हुए उत्तर प्रदेश में, अभी आपने दीपावली का पर्व सकुशल संपन्न किया है। दीपावली के पहले धनतेरस, दुनिया कोरोना से त्रस्त है, और धनतेरस हो या दीपावली, गोवर्धन पूजा रही हो या भैया दूज, ये सभी कार्यक्रम कितने शांतिपूर्ण ढंग से, कितने उल्लासपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जनपद में मनाया गया। 2017 के पहले पर्व और त्योहार आते थे, भले ही कोरोना नहीं था, लेकिन कर्फ्यू के कारण हमारी आस्था पर कुठाराघात होता था, और साथ साथ अनावश्यक रूप से अगर किसी ने उन दंगाइयों के खिलाफ आवाज उठा दी, झूठे मुकदमों में उन्हें फंसा करके प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, कोई व्यवधान नहीं, कोई बाधा नहीं, सारे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहे हैं, और प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य करना प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ दंगा मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश की गिनती के रूप में उत्तर प्रदेश सामने आ गया है, देश के सामने आ गया है, वहीं देश के अंदर पेशेवर अपराधी और सत्ता के संरक्षण में अपराध पलने वाले अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है, और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी, उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है। भाइयों बहनों, सोच होती है सरकारों की। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी, उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। लेकिन सरकार आई 2017 में,
सबसे पहला काम किया गया, बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर जनपद में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है। हमने पुलिस की भर्ती करवाई, 1.5 लाख पुलिस की भर्ती हुई और इसमें 20% महिलाओं की भर्ती अनिवार्य रूप से होगी। आज आप देखते होंगे कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में महिला आरक्षी मौजूद हैं, जो प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। हमने दूसरा कदम उठाया था, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम, जिसमें बदायूं में भी बड़े पैमाने पर किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार का तीसरा फैसला था अवैध बूचड़खानों को बंद करके गोवंश की तस्करी को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का कार्य करना। याद करिए, पिछली सरकारें आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, पिछली सरकारें महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी, पिछली सरकारें किसानों को दी जाने वाली मदद में कोई सहयोग नहीं करती थी, बल्कि किसानों को मिलने वाली केंद्र सरकार की सहायता को भी हड़पने का कार्य कर जाती थी। भाइयों बहनों, गौ तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। हमारी सरकार ने तो न केवल अवैध बूचड़खाने बंद किए, बल्कि हमारी सरकार ने भाइयों बहनों जितने भी निराश्रित गौवंश थे उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। जो किसान अपने घर में निराश्रित गौ वंश को रखकर के उसका पालन पोषण करेगा, हर गौवंश पर 900 रुपए हर महीने सरकार उसको देने का कार्य कर रही है। जो कुपोषित परिवार अपने घर में एक ब्याई हुई गाय निराश्रित गौआश्रय स्थल से लेकर के अपने घर में पालन पोषण के लिए लेके जाएगा, उस परिवार को भी हम लोग 900 रुपए हर महीने गौवंश की सेवा के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। पहले गौ तस्करी होती थी, अवैध बूचड़खाने चलते थे, आज गौ तस्करी नहीं, आज तो भाइयों बहनों गौ सेवा का कार्य करके भारत की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से गौ हत्या के कलंक को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। ये बदला हुआ प्रदेश आज इसीलिए विकास की प्रक्रिया के साथ आगे जुड़ा है। पहले नौकरी निकलती थी, और एक खानदान का पूरा खानदान वसूली के लिए निकल जाता था। खानदान में भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो महाभारत की याद में दिलाता रहा हो। कोई चाचा था, कोई काका था, कोई नाना था, कोई मामा था, कोई भांजा था, कोई भतीजा था, कोई बबुआ था, कोई किसी रूप में काम करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन भाइयों बहनों, नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूल लिया जाता था। नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी, क्योंकि जब व्यापक धांधली होने लगती थी कोर्ट उसको स्टे करता था। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी गई है, 4.5 लाख नौजवानों को। और किसी भी नौकरी के नाम पर कोई ये नहीं कह सकता, किस नौकरी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, क्योंकि प्रदेश का हर नौजवान जो आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था दी गई है, संविधान की इस व्यवस्था का पालन करते हुए अगर प्रदेश के अंदर अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी प्राप्त कर रहा है, ये प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम प्रदेश के विकास में लेंगे। और जो लोग
सरकारी नौकरी में नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी हम नौकरी के रास्ते निकाल रहे हैं। कुछ सरकारी सेवा में आएंगे, कुछ निजी सेवा में आएंगे, कुछ लोग रोजगार में आएंगे, कुछ सतत रोजगार में आएंगे, लेकिन इन सबको जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन 4.5 लाख नियुक्ति प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवाए हैं। निजी निवेश के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर निवेश की उन संभावनाओं को बढ़ा करके रोजगार को आगे बढ़ाया है। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को प्रदेश के अंदर रोजगार उपलब्ध हुआ या नौकरी निजी क्षेत्र में उपलब्ध करवाई गई। और भाइयों बहनों, 60 लाख से अधिक लोगों को एक जनपद एक उत्पाद या विश्वकर्मा श्रम सम्मान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के कार्य को भी सफलतापूर्वक विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर यहां पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आप वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है। हम सब देख रहे हैं पिछले 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी ने हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। पूरी दुनिया तबाह है, लेकिन उस सब के बावजूद जीवन भी और जीविका भी कैसे बचनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र के का अनुपालन करते हुए आज प्रदेश में कोरोना अपने खात्मे की ओर है। मुझे प्रसन्नता है बदायूं जनपद में किस रूप में बेहतर प्रबंधन यहां के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहां के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, कार्यकर्तागण, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स, इन सभी के साथ मिलकर के जो अभूतपूर्व कार्य किए, कोरोना कालखंड में सेवा की जो मिसाल प्रस्तुत किए, वह आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार देश और जनता की सेवा कर रही थी या प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता की सेवा कर रही थी या फिर जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता जनता की सेवा में थे। विपक्ष के किसी नेता का कहीं अता पता नहीं था। ये सब होम आइसोलेशन में थे, सेल्फ क्वारंटीन में थे। जब ये लोग आपकी विपत्ति के समय आपकी सेवा के लिए तत्पर नहीं हो सकते हैं, आपकी सेवा में नहीं आ सकते हैं, तो भाइयों बहनों, चुनाव में भी इनको यही राह दिखाने की आवश्यकता है कि जब कोरोना कालखंड में ट्विटर पर थे तो चुनाव में भी ट्विटर पे ही तुम्हें जवाब देंगे और ट्विटर पे ही इनको जवाब देने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार की हर लोक कल्याणकारी योजना में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के द्वारा जो भी ऐसी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन में 2,61,00,000 परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध कराया गया। 1,43,00,000 लोगों को प्रदेश के अंदर निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। ये विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का मतलब इतने परिवारों तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। आज तो स्वयं आपके जनपद में विद्युत का एक सब स्टेशन, लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत का सब स्टेशन का भी लोकार्पण हो रहा है, जो विद्युत की आपूर्ति को अनवरत बनाए रखने में जनपद बदायूं में योगदान देगा। लेकिन इससे पहले लाखों गांव में, 1,23,000 से अधिक गांवों में बिजली के खंभे लगा करके विद्युतीकरण के कार्यों को संपन्न करके
फिर 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी हुआ। भाइयों बहनों, ये निःशुल्क खाद्यान्न की योजना 2017 के पहले भी लागू की जा सकती थी। आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की योजना 2017 के पहले भी लागू की जा सकती थी। किसानों की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए, 2017 के पहले 7 वर्षों का गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया था। कोई उपज किसानों से सीधे नहीं खरीदी जाती थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। ये सभी योजनाएं 2017 के बाद किसानों के लिए आती भी गई। आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए प्राप्त कर रहा है। कोई भेद नहीं कहां का किसान है, किस जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, ये भेद नहीं। अगर प्रदेश का अन्नदाता किसान है, किसान किसान है, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना ही चाहिए। और आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे, उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। उनके अंदर विकास का न कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न महिलाओं के लिए। केवल वे लोग अपना और अपने परिवार के बारे में सोचते थे। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 130 करोड़ की जनता ही अपना परिवार है, और हम लोगों को प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। और इस 25 करोड़ की आबादी की सेवा करके, शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचा करके आज प्रदेश सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा, अयोध्या हमारी पहचान है। जिस अयोध्या में लोग जाने से घबराते थे, कुछ लोग तो कहते थे कि राम हुए कि नहीं हुए, कृष्ण हुए कि नहीं हुए, इसमें भी संदेह करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। अयोध्या में जब हम राम मंदिर की बात करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। और आपने देखा होगा, जब दीपावली का उत्सव प्रदेश सरकार अयोध्या में करती है तो पूरी दुनिया अयोध्या पर एक बार फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। अपने पर्व और त्योहारों की कैसे हम एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करें, अयोध्या की दीपावली ने देश को और दुनिया को उसकी ओर आकर्षित किया है। और आज आपसे यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारें केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थी। प्रदेश की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रही थी। न उनके पास गांव का एजेंडा था, न किसानों के लिए कोई एजेंडा था, न युवाओं के लिए था, न महिलाओं के लिए था। उनका स्वयं का एजेंडा था। मैं और मेरा परिवार तक वे सीमित थे, और यही कारण है उनके हर कार्यों में ये अहंकार, मैं और मेरा का अहंकार झलकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर
एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को आप सब ने बदलते हुए देखा है। और भाइयों बहनों, आज मैं सहसवान विधानसभा क्षेत्र में बदायूं जनपद से जुड़ी हुई इन योजनाओं को लेकर के इसलिए आया हूं। कभी ये बदायूं जनपद वेदा मऊ के रूप में जाना जाता था, वेदों के अध्ययन के केंद्र के रूप में जाना जाता था। कहते हैं महाराज भगीरथ ने भी यहां तपस्या की थी, और महाराज भगीरथ जिनके प्रयास से मां गंगा इस धरती पर आई और हजारों वर्षों से न जाने कोटि कोटि मानवों के जीवन का उद्धार करते हुए दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमें प्रदान करती है। दुनिया के अंदर गंगा और यमुना के इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी उपजाऊ भूमि है, दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार की उपजाऊ भूमि नहीं मिलती है। और मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावना है, इस संभावना को आजादी के बाद की सरकारों ने टटोलने का प्रयास किया होता तो उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान अकेले पूरे देश और पूरी दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य रखता है। इतनी मेहनती और इतना पुरुषार्थी है, लेकिन उस किसान को पिछली सरकारों ने शोषण किया था। क्रय केंद्र नहीं खोले जाते थे, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। कोई किसान अपने पुरुषार्थ से मेहनत करता था, अगले दिन कोई गुंडा और कोई पेशेवर माफिया उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता था। खेती किसानी घाटे का सौदा हो गया था किसान के लिए। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने 2014 में आने के बाद सबसे पहला काम किया किसानों के लिए। सबसे पहला काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू की। 2018 में लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को प्राप्त हो, इसके लिए एमएसपी उन्होंने जारी की। और भाइयों बहनों, 2019 के प्रारंभ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया, जो आज देश के 12 करोड़ किसान जिसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में कैसे सेवा होनी चाहिए, आपने वो मिसाल देखी होगी। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन, यह भी देश को उपलब्ध करवाया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पर? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन आपसे अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन है। आज उत्तर प्रदेश 13.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। आज के दिन पर पूरा दे चुका होगा 13.5 करोड़ लोगों को। और मेरी आपसे अपील है, अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन से भी वंचित है, जिसने पहला डोज नहीं लगाया है, अविलंब अपने नजदीक के केंद्र में जाकर के पहला डोज लगवा ले। जिसने पहला डोज ले लिया है, 4 सप्ताह हो गए हैं, दूसरा डोज नहीं लिया है, वह जाकर के दूसरा डोज भी जरूर ले ले। यह कोरोना का सुरक्षा कवच है। जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, भाइयों बहनों, तब तक सतर्कता आवश्यक होगी। और याद रखना, फ्री में राशन भी इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। लेकिन जब 2020 में 7 महीने तक, 2021 में 8 महीने तक, होली से लेकर के दीपावली तक फ्री में राशन देने का कार्य अन्नदाता किसानों को, अभी मैं देख रहा था लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ जब मिल रहा था मंच पर, एक माताजी मंच पर आई और उसे आवास मिला था। मैंने कहा आपको कुछ और भी मिलता है? उसने कहा
बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मुझे इस दौरान फ्री में राशन भी मिला, मेरी चिंता से मैं मुक्त हूं। अब कोई मुझे चिंता नहीं, घर भी मिल गया, राशन भी मिल गया। जब भाइयों बहनों कोई गरीब इस बात की बात करता है, कोई बुजुर्ग इस प्रकार की बात करता है, सचमुच लगता है कि हम लोगों का सत्ता में आना सार्थक हो गया है। जब वह गरीब इस बात की, इस प्रकार की चर्चा करता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए सरकार ने तय किया है, कभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। हम लोग अभी इस राशन को दीपावली तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और दीपावली से लेकर होली तक राज्य सरकार देने का कार्य करेगी। इसके तहत अंत्योदय परिवार के कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें गेहूं या चावल होगा, साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। पात्र गृहस्थी परिवारों को प्रत्येक यूनिट पर, यानी परिवार में जितने सदस्य होंगे हर सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न देंगे। खाद्यान्न का मतलब गेहूं और या चावल 5 किलो देंगे। अगर 7 परिवार है परिवार में तो 35 किलो, 9 परिवार होंगे तो 45 किलो उस परिवार को उपलब्ध हो जाएगा खाद्यान्न। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक उस परिवार को भी उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार में उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, यह कार्य पहले की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन गरीबों के लिए उनके मन में कोई पीड़ा नहीं थी। पिछली सरकारों ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति ही हड़प ली थी। पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं देते थे। हुदूद चक्रवात आया था 2015 में और मार्च 2017 तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया था। अभी अक्टूबर महीने में 17 से 19 के बीच में अतिवृष्टि के कारण तमाम किसानों की फसल डूबी थी। हमारी सरकार अब तक 5.5 लाख किसानों के खाते में मुआवजे की राशि भेज चुकी है और हमने प्रदेश के अंदर हर जिला प्रशासन से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके, मैं यहां के अपने जनप्रतिनिधियों से भी कहूंगा, जितनी जल्दी हो सके जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसका आकलन करके राज्य सरकार के पास भेजो। राज्य सरकार उन सभी किसानों के खाते में धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, मुआवजा देने का कार्य करेगी। कार्य हो तो ऐसा होना चाहिए। अभी एक महीना नहीं हुआ है, लेकिन उन किसानों को मुआवजा मिलना प्रारंभ हो गया है। पहले आपदा आती थी, आपदा में जनधन की हानि होती थी, कोई पूछता नहीं था। घटना दुखद है, लेकिन भाइयों बहनों, अगर आपदा आती है 24 घंटे के अंदर जनहानि पर उस परिवार में प्रशासन या जनप्रतिनिधि, हमारा विधायक, हमारा सांसद चेक लेके और सहायता लेके पहुंच जाता है। ये सरकार होती है, ये सरकार की संवेदना होती है और उसी संवेदना के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। सहसवान विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर होता तो भाइयों बहनों, सहसवान विधानसभा भी अन्य विधानसभाओं की तरह तेजी के साथ विकास के पथ पर कार्य करता। लेकिन जो कुछ हो पाया है, संगठन ने, हमारे सांसद जी ने जो प्रयास किया है उसका कुछ लाभ तो मिला है, लेकिन विधायक और सांसद ये दोनों जब मिलकर के सामूहिक प्रयास करते हैं, आपकी सांसद कर्मठ है, केंद्र सरकार की योजनाओं को तो लेके आती ही है, धमक करके लखनऊ में भी पहुंच करके कहती है कि नहीं, हमारी इस विधानसभा के कार्यों को भी हम करवाएंगे, वहां के विकास कार्यों को भी करा जाती है। लेकिन अगर विधायक होता
तो सांसद अपनी पूरी ताकत दिल्ली में लगा करके बड़ी बड़ी योजनाओं को यहां लाने में सफल होता, विधायक उनका सहयोग करते। जैसे अन्य विधायकगण दातागंज हैं, शेखुपुरा है, विलसी है, रिसोली है, ये सभी लोग मिलकर के अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ऐसे ही अगर सहसमान में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता, सांसद और विधायक दोनों मिलकर के जब प्रयास करते हैं तो कार्य की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। और इसीलिए आप सबसे अपील करूंगा, पहले बदायूं वासियों का आभार कि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जिताया है। आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आपने सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का जिताया है। मैं पिछली बार सांसद के चुनाव में भी आया था और विधानसभा चुनाव में भी आया था। 6 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आपने जिताए थे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं बदायूं जनपद वासियों से और अपील करूंगा सहसवान के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके इस बार सहसवान के किले को भी भेज दीजिए। विकास में आपको कहीं पीछे नहीं रहना पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज ढेर सारी योजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये 1400 करोड़ रुपए की परियोजना बदायूं वासियों के जीवन में न केवल परिवर्तनकारी और खुशहाली लाएगी बल्कि आपके जीवन को मंगलदायी बनाने का कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभिभूत हैं, आभारी हैं, कृतज्ञ हैं महोदय। आपके उद्बोधन से ऊर्जा का संचार हो गया है इस विशाल जनसमूह में। हम अनुग्रहित हैं प्रदेश सरकार द्वारा नीतियों के अनुपालन से और वचनबद्धता से। मैं निवेदन कर रही हूं क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी से कि धन्यवाद ज्ञापित करें।